दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हर इंसान को नौकरी करते समय में ही या फिर कारोबार करते समय में ही अपने बुढ़ापे के लिए या रिटायरमेंट के बाद के दिनों के लिए हर महीने निश्चित इनकम का इंतजाम करना शुरू कर देना चाहिए। तो आप भी अगर ऐसे किसी मौके की तलाश में हैं तो आपके लिए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इसके तहत खाता खुलवा करके आप हर महीने निश्चित पैसे जमा करते जाइए तो 60 साल की उम्र के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद आपको अच्छा खासा पैसा मिलने की उम्मीद रहती है। इसमें टैक्स छूट भी मिलती है और कई सारे फायदे हैं। तो इस एपिसोड में हम आपको एनपीएस को लेकर के 10 बड़ी बातें बताएंगे जिसे एनपीएस खाता खोलने से पहले हर किसी को जानना जरूरी है, या फिर एनपीएस को लेकर के अगर आप उलझन में हैं तो आपको आपकी उलझन भी दूर हो जाएगी। लेकिन इस एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को, जिसका नाम बी योर मनी मैनेजर है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप खुद भी करें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों से भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, पैसों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए कहें और शेयर करने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए आपके पैसों से जुड़े हुए हर सवालों के जवाब दिए जाते हैं, पैसों से जुड़ी हुई हर जानकारी दी जाती है और सिर्फ काम की बात की जाती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एनपीएस को लेकर के। तो एनपीएस का मकसद क्या है? बुढ़ापे में रेगुलर इनकम मिलेगी, इससे लंबी अवधि में शेयर मार्केट से उचित और सुरक्षित लाभ मुमकिन है, सभी नागरिकों को बुजुर्ग अवस्था में सुरक्षा कवच मिलेगा, सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए बचत करने में मदद मिलेगी। तो एनपीएस की ये पहली बड़ी बात हो गई, इसका मकसद। दूसरी बड़ी बात है प्रान यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। हर सब्सक्राइबर यानी जो एनपीएस अकाउंट खुलवाएगा वो सब्सक्राइबर कहलाता है। हर सब्सक्राइबर को एक अस्थायी सेवानिवृत्ति संख्या यानी PRAN आवंटित किया जाता है, जिसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर और हिंदी में उसको अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या कहते हैं। यह 12 अंकों का एक नंबर होता है। सभी लेन देन में यही नंबर काम आता है। अगर आप अपना निवास बदलते हैं तो भी आपको नया खाता खोलने की जरूरत नहीं होगी। आप भारत में किसी भी स्थान से इस खाते को संचालित कर सकते हैं। एनपीएस में रजिस्ट्रेशन के लिए PRAN जरूरी है यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। NSDL प्रान जारी करता है। एनपीएस के सदस्यों की सारी डिटेल्स NSDL के पास रहती है। NSDL एक डिपॉजिटरी है। PRAN 2 व्यक्तिगत खातों तक पहुंच प्रदान करेगा। पहला, पेंशन खाता। आप इस गैर निकासी खाते में सेवानिवृत्ति के लिए अपनी बचत का योगदान कर सकते हैं। योगदान की आंशिक वापसी की अनुमति है कुछ शर्तों के साथ। और दूसरा है बचत खाता। यह केवल एक स्वैच्छिक बचत सुविधा है। यदि आप चाहें तो इस खाते से अपनी बचत को निकालने के लिए आप स्वतंत्र हैं। खाते को सक्रिय करने या रख रखाव के लिए कोई अतिरिक्त CRA यानी केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी शुल्क नहीं है। जिसे टियर 1 टियर 2 खाता कहते हैं एनपीएस में, तो वही 2 व्यक्तिगत खातों तक पहुंच प्रदान करता है। तीसरी बड़ी बात है कि 2 अकाउंट टियर 1 और टियर 2 की सुविधा इसमें मिलती है। टियर 1 तो हर किसी के लिए जरूरी होता है क्योंकि यही मेन खाता होता है एनपीएस के लिए। टियर 1 अकाउंट, इस अकाउंट को खुलवाना अनिवार्य है। इस अकाउंट में जो भी रकम जमा कर रहे हैं उसे वक्त से पहले नहीं यानी रिटायरमेंट तक नहीं निकाल सकते हैं। जब आप स्कीम से बाहर जाएंगे तभी इसकी रकम आप निकाल सकते हैं। हालांकि प्री मैच्योर विड्रॉवल की अनुमति है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ ही। टियर 2 अकाउंट, कोई भी टियर 1 अकाउंट होल्डर इस अकाउंट को खोल सकता है और अपनी इच्छा से इसमें पैसे जमा कर सकता है और निकाल भी सकता है। यह अकाउंट सभी के लिए जरूरी नहीं है, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। चौथी बड़ी बात, एनपीएस अकाउंट खुलवाने में कितना पैसा लगेगा? 1 साल में कम से कम और अधिक से अधिक कितना निवेश करना जरूरी है? तो रजिस्ट्रेशन के समय ग्राहक को टियर 1 खाता के लिए कम से कम 500 रुपये और टियर 2 खाता के लिए कम से कम 1000 रुपये देने होंगे। उसके बाद टियर 1 खाता के लिए प्रति योगदान कम से कम 500 रुपये। मतलब अगर आप टियर 1 में पैसे जमा करने जा रहे हैं तो कम से कम आपको 500 रुपये जमा करने होंगे। प्रति वर्ष कम से कम योगदान 1000 रुपये और कम से कम योगदान 1000 रुपया करना पड़ेगा। प्रति वित्तीय वर्ष कम से कम एक बार योगदान यानी पैसा जमा करना है और अधिक से अधिक ग्राहक चाहे तो जितनी बार योगदान दे सकता है टियर 1 खाता के लिए। यानी इसमें आपको कम से कम साल में 1000 रुपये जमा करने हैं और एक बार तो आपको योगदान देना ही देना है। अब टियर 2 खाता के लिए क्या है? तो प्रति योगदान कम से कम 250 रुपये और मिनिमम बैलेंस की जरूरत इसमें नहीं है। ये 4 बड़ी बातें हो गई। अब है 5 बड़ी बातें कि पैसा निवेश करने के 2 ऑप्शन है।
आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि जो आप पैसे लगा रहे हैं एनपीएस में उसको आप कहाँ निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट है वो पेंशन फंड मैनेजर के द्वारा किया जाएगा और जो आप अनुमति देंगे, मंजूरी देंगे, उसी के हिसाब से पेंशन फंड मैनेजर आपके पैसे को जमा करेगा, निवेश करेगा। तो दो विकल्प मिलता है एनपीएस ग्राहक को एसेट एलोकेशन के लिए। दो विकल्प मिलता है, एक है एक्टिव चॉइस और दूसरा है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप खुद तय करेंगे कि आपका कितना पैसा किस एसेट क्लास में लगेगा। एसेट क्लास क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। जबकि ऑटो चॉइस में उम्र बढ़ने के साथ साथ इक्विटी का एक्सपोजर अपने आप घटता जाता है। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट, शेयर बाजार यानी शेयरों में पैसे में जो एक्सपोजर है वो आपका घटता जाता है अगर आप ऑटो चॉइस विकल्प चुनते हैं तो चलिए एक्टिव चॉइस चुनने पर कहां यानी किस एसेट क्लास में पेंशन फंड मैनेजर पैसे लगाता है यानी आपका पैसा कहां इन्वेस्ट करता है वो जान लीजिए। तो आपकी रकम को इन्वेस्ट करने के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ई सी जी ए, यानी ई फॉर इक्विटी क्लास। तो ये हाई रिटर्न है, हाई रिस्क है, इसमें रकम इक्विटी में लगाई जाती है। इसमें 75% तक पैसे लगाने का विकल्प आप चुन सकते हैं। एक बात और है कि 50 साल तक की उम्र वालों को ही इक्विटी में 75% तक पैसे लगाने का विकल्प मिलेगा और उससे उम्र जैसे जैसे बढ़ते जाएगी इक्विटी में पैसे लगाने का जो एक्सपोजर है वो कम होता जाएगा। तो कितना मिलेगा मौका वो मैं आपको बताऊंगा। सी क्लास यानी कॉर्पोरेट डेट और रिलेटेड निवेश साधन। इसमें पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को छोड़कर कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे फिक्स्ड इनकम देने वाले इंस्ट्रूमेंट में लगता है। इसमें 100% तक पैसे आप लगा सकते हैं जो लोग एक्टिव चॉइस विकल्प चुनेंगे। तो जी यानी गवर्नमेंट बॉन्ड और रिलेटेड निवेश साधन क्लास। मीडियम रिस्क है, मीडियम रिटर्न भी है। इसमें रकम गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे जीओआई बॉन्ड और राज्य सरकारों के बॉन्ड में लगती है। इसमें 100% तक पैसे लगाने का विकल्प मिलता है। और आपको बता दूं कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं, अगर वो व्यक्ति एक्टिव चॉइस चुनता है तो उसके पूरे के पूरे पैसे सिर्फ जी एसेट क्लास में ही लगाए जाते हैं। ई यानी इक्विटी और सी यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड और ए यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में नहीं लगाए जाते हैं। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है। और चौथा जो विकल्प है वो ए क्लास है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जैसे कि सीएमबीएस, एमबीएस, आरईआईटी यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एआईएफ यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इन्विट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें केवल 5% तक पैसे लगाने का विकल्प आपको मिलेगा। तो ये 4 क्लास हुए एक्टिव जो चॉइस लेते हैं। इन चारों में आप 100% से अधिक नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया। एक्टिव चॉइस वाले ग्राहक 50 साल की उम्र तक इक्विटी में 75% तक पैसा लगा सकते हैं, जबकि 60 साल या उससे अधिक की उम्र वाले ग्राहक इक्विटी में 50% तक ही पैसे लगा सकते हैं। 51 साल अगर उम्र है तो इक्विटी में 72.5% तक पैसे लगा सकते हैं। 52 साल उम्र है तो इक्विटी में 70% तक। 53 साल उम्र है तो इक्विटी में 67.5% तक। 54 साल उम्र है तो इक्विटी में 65% तक। 55 साल उम्र है तो इक्विटी में 62.5% तक। 56 साल उम्र है तो इक्विटी में 60% तक। 57 साल उम्र हो गई है तो इक्विटी में 57.50% तक। और 58 साल उम्र हो गई है तो इक्विटी में 55% तक ही पैसे लगा सकते हैं ये जो एक्टिव चॉइस वाले निवेशक होते हैं। तो आपको बता दूं कि जब आप फॉर्म भरेंगे एनपीएस में तो आपको ये चॉइस दिया जाएगा कि आपको एक्टिव चॉइस लेना है या फिर ऑटो चॉइस लेना है। अगर आप एक्टिव चॉइस लेते हैं तो इक्विटी में कितना प्रतिशत पैसा जाना चाहिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना प्रतिशत जाना चाहिए, गवर्नमेंट एसेट क्लास में कितना प्रतिशत पैसा जाना चाहिए और ए एसेट क्लास यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कितना पैसा जाना चाहिए, ये आपको बताना होता है। अगर आप नहीं बताएंगे तो ऑटो चॉइस हो जाएगा। और ऑटो चॉइस में आपकी उम्र के हिसाब से इक्विटी में एक्सपोजर कम होता जाएगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है, आपको सोच समझ करके अपना चॉइस देना होगा। तो ये काफी कठिन है, इसके लिए ही बहुत सारे जो एनपीएस ग्राहक हैं, कस्टमर है, वो इसका विरोध कर रहे हैं इन चीजों का। तो आपको बता दूं कि सरकारी कर्मचारी या सरकारी ग्राहक एसेट एलोकेशन का एक्टिव चॉइस चुनते हैं तो उनके पैसे केवल जी क्लास यानी गवर्नमेंट बॉन्ड और रिलेटेड निवेश साधन में निवेश किए जाएंगे। ई सी ए या फिर ए क्लास में निवेश नहीं किए जाएंगे। चलिए अब छठी बड़ी बात यह है कि आपका पैसा कौन निवेश करता है। आपने पैसा दे दिया एनपीएस में तो उन पैसों को कौन निवेश करता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, यह भी जानना बहुत जरूरी होता है। और आपको बता दूं कि जो जिम्मेदारी जिनको दी गई है उसको भी आपको चुनना होता है कि कौन मेरा पैसा मैनेज करेगा। तो जो भी पैसा इन अकाउंट में आप जमा करते हैं उन्हें इन्वेस्ट करने का जिम्मा पीएफआरडीए द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर का होता है। रजिस्ट्रेशन के समय आपको पेंशन फंड मैनेजर चुनना होता है।
सारे पेंशन फंड मैनेजर सामूहिक तौर पर डिफॉल्ट पेंशन फंड मैनेजर के रूप में काम करते हैं। तो पेंशन फंड मैनेजर कौन कौन है जान लीजिए। HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी पहला, दूसरा ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स, तीसरा कोटक महिंद्रा पेंशन फंड, चौथा LIC पेंशन फंड, पांचवा आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट, छठा SBI पेंशन फंड और सातवां UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशंस। यानी 7 पेंशन फंड मैनेजर है जिसके जरिए आपका पैसा निवेश किया जाता है अलग अलग एसेट क्लास में। खास बात यह है कि आप अपना फंड मैनेजर अपनी इच्छा से चुन सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। इस पर PF जैसा एक समान रिटर्न नहीं मिलता है, फंड के प्रदर्शन पर रिटर्न निर्भर मिलता है। ये तो हो गई 6 बड़ी बातें। 7वीं बड़ी बात की कितना पेंशन मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी। तो कोई निश्चित पेंशन की सुविधा इसमें नहीं है, क्योंकि निश्चित रिटर्न इसमें नहीं है, क्योंकि इक्विटी अनसर्टेन है, रिटर्न उतार चढ़ाव होते रहता है रिटर्न में। तो 60 साल होने पर आप कितनी रकम की एन्युटी खरीदते हैं उस पर निर्भर करेगा। जितनी ज्यादा रकम की एन्युटी खरीदेंगे उतनी ही ज्यादा रकम हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगी। एन्युटी कितने की खरीद रहे हैं यह इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका पेंशन वेल्थ कितना बनता है और उस पर आपको रिटर्न कितना मिला है। कितनी रकम हर महीने पेंशन में मिलेगी बताना संभव नहीं है। पेंशन एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर सीधे आपके बैंक खाते में हर महीने या फिर जो अवधि छमाही, तिमाही, सालाना आप चुनेंगे जमा करेगा। एन्युटी यानी वार्षिकी का मतलब ऐसे भुगतान से है जो एक समान मात्रा में निश्चित अंतराल पर एक निश्चित अवधि तक किया जाता है। तो ये 7 बड़ी बातें हो गई एनपीएस की। 8वीं बड़ी बात है मैच्योरिटी से पहले क्या आप पैसे निकाल सकते हैं। तो हाँ, निकाल सकते हैं। एनपीएस खाता के 3 साल पूरे होने पर कुछ शर्तों के साथ आंशिक पैसे निकालने की इजाजत है। कुल फंड के 25% से ज्यादा पैसों की आंशिक निकासी की अनुमति नहीं है। पूरे जीवन काल में केवल 3 बार मैच्योरिटी से पहले आंशिक निकासी की अनुमति है। तो बच्चों के उच्चतर शिक्षा के लिए आप निकाल सकते हैं, बच्चों की शादी के लिए निकाल सकते हैं, अपने या जीवन साथी या दोनों के संयुक्त नाम पर आवासीय घर खरीदने या उसके निर्माण के लिए पैसे निकाल सकते हैं। अगर खाता धारक या उसके जीवन साथी के साथ संयुक्त नाम से पहले ही पुश्तैनी घर के अलावा कोई घर है तो आंशिक निकासी की अनुमति नहीं मिलेगी। एनपीएस खाता धारकों, उनके जीवन साथी, बच्चों, आश्रित, माता पिता के खास बीमारियों के इलाज के लिए भी दी जाएगी आंशिक पैसे अगर निकालेंगे तो। खाता धारक नया बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी एनपीएस खाते से जमा किए गए पैसे का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आंशिक निकासी की सुविधा है, आप निकाल सकते हैं मैच्योरिटी से पहले, लेकिन इसी कुछ शर्तें हैं। 9वीं बड़ी बात, सभी एनपीएस ग्राहकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट के समय निकाला गया पैसा टैक्स फ्री हो गया है। शुरू में पूरे अमाउंट को टैक्स योग्य बनाया गया था, इसके बाद 60% अमाउंट में से 40% को टैक्स फ्री किया गया और 20% को टैक्स योग्य बनाया गया। लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पूरे 60% अमाउंट टैक्स फ्री हो जाएगा, यानी 100% पैसा टैक्स फ्री हो गया है। एनपीएस के मौजूदा नियमों के मुताबिक 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होने पर 60% एनपीएस कॉर्प्स एक ग्राहक वापस निकाल सकता है, वहीं बाकी 40% कॉर्प्स को पेंशन पॉलिसी में निवेश करना पड़ता है, जो कि IRDAI की तरफ से रेगुलेटेड इंश्योरेंस कंपनी होगी। यानी पेंशन स्कीम में एन्युइटी जो है वही चीज है पेंशन स्कीम। तो 40% पैसा आपको पेंशन स्कीम में लगाना होगा और जिस स्कीम में लगाएंगे उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। आपको बता दूं कि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब यह ट्रिपल ई कैटेगरी में आ गया है, मतलब निवेश के पैसे, मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाले पैसों पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा आप धारा 80CCD 1B के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपए तक की कटौती का लाभ ले सकते हैं अगर आप एनपीएस में पैसे लगाते हैं। तो यानी कुल मिला करके 2 लाख तक कर कटौती का फायदा आपको मिल सकता है एनपीएस में निवेश करने पर। अब 10वीं सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है, तो पीएफ से एनपीएस में पैसा ट्रांसफर आप कर सकते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA सब्सक्राइबर को यह अनुमति देता है कि वह अपना फंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ से, जो कि आमतौर पर पीएफ कहा जाता है, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में कुछ तय शर्तों के साथ ट्रांसफर कर सकता है। अगर आप अपने ईपीएफ फंड को एनपीएस में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपके पास एक एक्टिव टियर 1 अकाउंट एनपीएस का होना ही चाहिए। वैकल्पिक तौर पर आप पॉइंट ऑफ प्रेजेंस POP या eNPS पोर्टल पर जाकर अपना एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए आप npstrust.org.in पर जा सकते हैं। एनपीएस अकाउंट खोलने के बाद एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर फॉर्म सबमिट करना होता है जहां पर आपका पीएफ कट रहा है।
आवेदन मिलने के बाद ईपीएफ खाते में शेष राशि के ट्रांसफर को ट्रिगर करेगा। एनपीएस नोडल कार्यालय या पीओपी की ओर से रिटायरमेंट बॉडी द्वारा एक चेक या ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। एक बार फंड जमा होने के बाद एनपीएस खाता अपडेट हो जाएगा और आपको एनपीएस के साथ रजिस्टर्ड अपने मोबाइल नंबर पर उसी के लिए वेरीफाई अलर्ट मिलेगा। इसके बाद नोडल ऑफिस या पीओपी कर्मचारी के टियर 1 अकाउंट में पैसे अपडेट करेगा। तो इस तरह से एनपीएस की 10 बड़ी बातें आपने जानी। काफी फायदा है एनपीएस के। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।